Assalamualaikum. Welcome to Geo Pakistan. Good morning. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. And there is a new party in town. I don't know if you guys are invited to this party or not. And it's called the Istehkam Party. Pakistan. Pakistan Party. Party है ना तो मैंने कहा party कर लो. No, I'm not invited to this party. Seems like everybody is invited. और अगर आप हो जाएंगी इनवाइट, प्लीज बंद कर दें. अगर आप इनवाइट हो जाएंगी और अगर आप इसका बन जाएंगी हिस्सा, तो बहुत से मामलात आपके सीधे हो जाएंगे. जैसा कि that remains to be seen. जैसा कि मुराद राज साहब भी आपको पता ही है, इससे पहले परसों तक तो वो अपनी पार्टी एक डेमोक्रेट्स की बना रहे थे. उससे पहले आईजी पंजाब ने बताया था कि जनाब वो तो 9 मई के वाकयात में जरा कलीदी किरदार अदा करने वालों में से एक हैं. लेकिन अब जब से एक खबर आई है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं, तो उनकी जिंदगी भी गुलो गुलजार शायद हो जाए या उनके गुनाह भी शायद धुल जाए. If you have missed the news, तो हम आपको बता देते हैं. Although how could you have missed it? जहांगीर तरीन और उनके दोस्तों ने नई पार्टी बनाने का फैसला कर लिया है और नाम है अगेन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी. और पार्टी कायम करने का ऐलान आज शाम मुतवक्के है. पंजाब के साबिक सीनियर वजीर अलीम खान का अपनी क़याम गाह पर जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप के एजाज़ में एशाइया हुआ. और कल यू कुड सी everybody over there. मतलब जो लोग जैसे फवाद चौधरी साहब केस इन पॉइंट, जिन्होंने कहा था ना कि मैं थोड़ी देर के लिए जरा दूर हो रहा हूँ पॉलिटिक्स से एंड ऑल दैट, तो वो थोड़ी देर गालिबन एक हफ्ता थी तो वो थोड़ी देर दूर रहे और अब उन्होंने ये वाली पार्टी जो है इसको ज्वाइन करने का भाई उन्होंने वादा पूरा किया है. जैसे कि उनका आपको पता है ना आजकल बड़ा वायरल हुआ है वो वीडियो क्लिप जिसमें वो सुहेल वड़ाइद साहब को बता रहे हैं कि मैं नेल्सन मंडेला और गांधी साहब से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, जिन्होंने अपने नज़रिए की खातिर पूरी ज़िंदगियाँ जेल में गुजार दी. लेकिन उसके ही 20 मिनट बाद इसी इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं तो नज़रिए की सियासत करता ही नहीं हूँ. खैर इसी तरह बिल्कुल ये साबित हुआ कि फवाद चौधरी ने जो ऐलान किया था सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का, वो थोड़ी देर के लिए था. उनको उन्होंने कोई टाइमलाइन थोड़ी दी थी. तस्वीर पे कुछ कमेंट आपने? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ये खाने के बाद की है कि खाने से पहले की है. उससे क्या मतलब वो डिफरेंस? क्योंकि अभी तक ये हतमी नहीं बात सामने आ सकी कि फवाद चौधरी इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे या नहीं ज्वाइन करेंगे. इसलिए मे बी वो यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए पहुंचे हो. फ्रेंडली तस्वीर के बाद भी आपको कोई शक रह गया है इसमें? शायद कर लेंगे क्योंकि आपको ठीक है. फवाद चौधरी पे अगर क्वेश्चन मार्क है तो आगे चलते हैं. फवाद चौधरी तो चले छोड़ दे साइड पे, लेकिन साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ये किस हैसियत में वैसे, क्योंकि ये तो इलेक्टेबल है ही नहीं, ये सिंगर कोटा पे होंगे. अच्छा फिर अगर आप इस पे भी आपको जरा एतराज है तो साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ये तो बच गए हैं. इन्होंने शुक्र है अपने आप को माथे के बीच में गोली नहीं मार दी. क्यों भाई? ये क्या ये कह रहे थे ना, ये कह रहे थे कि मुझे माथे पे गोली मारोगे तो मैं पीटीआई छोड़ूंगा. अच्छा ये इनके अपने वर्ड्स थे. सॉरी. ओके. आमिर खयानी, फिरदौस आशिक अरबान, फयाज चौहान, ये सारे उस एशाइये पे उस खाने पर थे. तो व्हाट डज दैट मीन टू यू? ऐलान वैसे आज होना है लेकिन कल की तस्वीरें जो थी बड़ी टेलिंग थी. आपको पता है पिक्चर स्पीक्स अ थाउज़ेंड वर्ड्स. टू टेल मी इमरान इस्माइल इज नॉट एन इलेक्टेबल. आपको पता ही है. ठीक है वो कॉमनिस्ट थे तो वो किस कोटे पे वो नया म्यूजिक बना के देंगे इनको? That could be one. I forgot about that also. So he is there as a musician, composer, singer quota. देखिए वो सारी तस्वीरें देखें. He is very much there. उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं अगर आप नाम लेना चाहते हैं, जैसे कि महमूद मौलवी साहब हैं, ओन चौधरी तो आपको पता ही है पहले ही हैं, जयप्रकाश हैं, फाता से जीजी जमाल हैं, खैबर पख्तूनख्वा से अजमल वजीर हैं, पंजाब से मुराद रास. इस पे जरा थोड़ी देर नौरेश शकूर भी मौजूद थे. और क्योंकि मुराद रास हिमसेल्फ कुछ देर पहले, कुछ दिन पहले तक तो वो एक अपनी पार्टी जिसका नाम डेमोक्रेट्स पार्टी, तो खैर जो भी है, ही वाज जस्ट ग्रुप सा बनाने की कोशिश कर रहे थे. ही वाज टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल और लग ऐसा रहा था, उन्होंने वैसे ये कहा नहीं था बट लग ऐसा रहा था कि वो एक अपनी पार्टी लेके आएंगे. लेकिन वो सारे मेरा ख्याल है कि तो एक नए मुखफ़्फ़ के लिए आप तैयार रहिए. एब्रीविएशन के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का एब्रीविएशन होगा IPP. IPP, MLN, PTI. अच्छा कल पूरा दिन जो था ना ये सिलसिला जारी रहा. अब कौन फाइनली आज पता चलेगा किसने ज्वाइन किया नहीं किया, बट ये सारे मिलते रहे तो मुलाकातें चलती रही, फोटोग्राफ्स जो हैं वो सामने आती रही. बड़ी अच्छी खुशगवार किस्म की गैदरिंग लग रही थी. बड़े अच्छे माहौल में सारे बैठे हुए थे. स्माइलिंग पिक्चर्स आ रही थी. फिरदौस आपा जो थी वो भी थी वहाँ. शी वाज आल्सो सिटिंग देयर. एनीबडी एल्स दैट यू रिकॉग्नाइज? वेल ऑल द बिग नेम्स आर हमने आपको बता ही दी हैं. तो ये हो रहा था कल, लेकिन बाकायदा ऐलान जो होगा वो आज होगा. ये बड़ी टेलिंग तस्वीर है. इस तस्वीर पे जरा ये हमारे बैकग्राउंड में आ सकती है तस्वीर. हम चाहते हैं आज हमारे शो पे ये तस्वीर रहे. इसमें बहुत सारी कैप्शंस हमारे भी जहन में आ रही हैं. हम आवाम से भी उनकी राय का
इजहार मांग सकते हैं कि वो हमें लिख के बताइए कि व्हाट शुड बी द कैप्शन ऑफ दिस पिक्चर। अरे अली जैदी को तो, हाँ, अली जैदी साहब को हमने दिखाया है ना? जी जी बिल्कुल दिखाया है, अभी हमने दिखाया है। तो खैर ये सारे लोग हैं और साथ आपको बता दें कि शाइया में शरीक सियासी रहनुमाओं का जहांगीर तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी। अच्छा, अब ये जो लोग हमें कल नजर आए हैं ना, ज़रा ये बता रहे हैं, हमारे भी ज़राए और बड़े सीनियर सहाफ़ी जो हैं जिसमें हामिद मीर साहब भी शामिल हैं, वो भी कोट कर रहे हैं कि अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो इस मामले ने आगे बढ़ना है और इसके बाद जो लोग आपको इस गैदरिंग में नजर आएंगे। एक्चुअली उनका कहना था ये पहली किस्त है, तो अभी दूसरी तीसरी एपिसोड्स जो है ना, जी बिल्कुल, ये अभी आने हैं। कि उन्होंने यही कहा था, मैं जरा अपने अल्फाज में डाल रहा था। क्यों व्हाई यूज द वर्ड्स दैट वर यूज्ड, बिकॉज़ वो बड़े एप्ट थे। किस्तों की बात हो रही है, एपिसोड्स तक मामला जाना है, तो ये मामला चल रहा है, अभी तो शुरू हुआ है, जो बड़ा हैरान कर सकता है लोगों को। अच्छा जी, अच्छा, कैन यू बिलीव कि इसी का रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पे भी आई वाज रीडिंग एंड पीपल वर नॉट हैप्पी। ऑब्वियसली जो अटैच थे पीटीआई के साथ, जो इनको भी बड़ा पसंद करते थे, सारे जो हमने नाम लिए ना लिस्ट, तो इनके लिए भी बड़े डिफेंसिव हो जाते थे अगर कोई कुछ कहे। तो अब वो कह रहे हैं कि अच्छा है, ये सब कुछ साफ हो गया है पीटीआई में से और सारों को निकलना था, मतलब सारे ही निकल गए तो पीछे नहीं, तो उन्हें अभी भी पीटीआई में कोई जिंदगी की रमक बाकी नजर आ रही है। इट वाज ऑलवेज अ सिंगल मैन पार्टी। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो वैसे अगर किसी को कोई उम्मीद थी कि ये लोग कानून को हाथ में चूंकि लिया है इन्होंने और उसके बाद ये एहतसाब से बच सकेंगे, तो शायद वो गलतफहमी अब दूर हो जानी चाहिए। खैर, आई एम श्योर वो गलतफहमी दूर हो गई होगी। चलो उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, लेकिन अब जरा हम अपने इश्यूज पे आ जाते हैं, प्रेसिंग इश्यूज जो आवाम को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। और वो है कि आपको बता दें कि आज इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आ जाएगा, कल बजट आ जाएगा और लेट्स टॉक अबाउट दैट कि वफाकी हुकूमत बजट 2023-24 कल पेश कर रही है, लेकिन जो माशी हालात हैं इसमें आवाम के लिए किसी बड़े रिलीफ का सोचना भी जागती आंखों से ख्वाब देखने के मुतरादिफ होगा। देख लेते हैं ख्वाब थोड़े से, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हुकूमत रवा साल का इक्तिसादी जायजा आज शाम पेश कर रही है, लेकिन जियो न्यूज़ ने इक्तिसादी जायजे के जो निकात हासिल किए हैं वो मईशत की इंतहाई खौफनाक और भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं। रवा साल माशी तरक्की की शरह 2% से भी कम रही। जुलाई से मार्च तक महंगाई की शरह 29% तक रिकॉर्ड की गई। सनती और ज़रई शोबे की पैदावार मनफी रही। बरामदात भी हदफ तक ना पहुँच सकें। हालांकि इत्तेहादी हुकूमत आई ही इस दावे के साथ थी कि वो मईशत बहाल करेगी और महंगाई कम करेगी। अब वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ख़राब माशी हालात तो सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में होते हैं। किसी मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता जिसमें सियासी इस्तेहकाम ना हो। मईशत का इस्तेहकाम डायरेक्टली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा है। किसी मुल्क ने दुनिया की तारीख में कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हदाफ जो हैं उनको अचीव नहीं किया, उनके टारगेट्स को अचीव नहीं किया जब तक वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, वहाँ अमन ना हो और उसके अंदर जो मईशत के इस्तेहकाम है उसकी डायरेक्शन सही ना हो। तो ये बिल्कुल आपस में लिंक्ड एक जुज़ है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, जहाँ सियासी इंतशार होगा मईशत को ज़वाल आएगा, बिल्कुल ठीक, लेकिन सियासी बेयकीनी और अफरा तफरी का खात्मा कौन करेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है और ये हुकूमतों और सियासी जमातों ही का काम है। और अवाम तो इस मामले में बिल्कुल बेबस है। जो फैसले हो गए वो हो गए, अवाम ने तो बस उनको तस्लीम ही करना है। बहरहाल हुकूमत अवाम दोस्त बजट लाने का दावा कर रही है, मगर माशी सूरत हाल से साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत जिन नंबर्स को लेकर बजट बनाने जा रही है, अवाम को कुछ मिल गया तो गनीमत होगी, ऐसा ही है। अच्छा जी, ज़रा ऐसी भी बात करते हैं। हम ज़रा अवामी सवाल पूछने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हमारे लिए कैसे हालात बन सकते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपको पता ही है लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत से मामलात का सोचने लग जाते हैं जैसे ही बजट आने वाला होता है। हमें पता है कि मईशत ने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही बुरा परफॉर्म किया। आने वाला साल पाकिस्तान के लिए मौशी एतबार से इससे भी बुरा खुदा न खास्ता होगा, ऐसा ही होगा या हम कुछ बेहतरी की तरफ गामजन हो सकते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स ऑलवेज गुड टू बी ऑन जियो। देखिए, एक तो बात बहुत अच्छी जो पहले आप लोग दोनों कर रहे थे और स्पेशली हुमा ने उसको पॉइंट किया कि जी ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो कुछ ठीक नहीं हो सकता। आई थिंक इससे भी अब मुल्क को निकालना पड़ेगा अगर मुल्क को इस चीज से ठीक करना है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक चीज है, कॉम्पिटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू डील विद द इश्यूज एक दूसरी चीज है। हर डिसीजन जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं ले रही होती, काम तो डेली बेसिस पे पूरी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने करना है, एग्जीक्यूटिव ने करना है। तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज को अब ये पूछना पड़ेगा कि इनको ठीक करने का क्या तरीका है ताकि इकोनॉमिक गवर्नेंस बेहतर हो। अब आने वाला साल जो है, आप सही कह रहे हैं, सो आने वाला साल जो है, सो लेट मी से कि आई थिंक इतना मुश्किल नहीं होगा जितना ये साल गुजरा है। आई थिंक IMF का एक नया प्रोग्राम जो है आने वाली गवर्नमेंट के साथ आ जाएगा। अनफॉर्चुनेट हुआ कि हम इस प्रोग्राम को नहीं कंप्लीट कर सके, उसकी वजह से हमारे जो इस महीने खुशखबरी आनी थी, आपकी इत्तलात क्या है? वो खुशखबरी आ जाएगी IMF की तरफ से? सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मैंने पिछले 18 माह से अथॉरिटीज को डायरेक्टली भी ये कहा है, हर सेमिनार पे ये कहा है, हर स्पीच में ये कहा है कि पाकिस्तान को IMF का जो दामन है वो नहीं छोड़ना चाहिए वरना मुश्किलात बढ़ेंगी। अब आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगाइए दोनों कि 18 अरब डॉलर के ज़खायर थे 2000 नवंबर 21 में, 18,000 अरब। आज मैं 18 बिलियन डॉलर के ज़खायर को लेके 4 बिलियन डॉलर पे खड़ा हुआ हूँ। आप खुद बताइए कि अब इससे ज्यादा, दिस इज द मोस्ट इजी फिगर टू अंडरस्टैंड कि IMF को ना रखने से 18 अरब डॉलर से 4 अरब डॉलर पे आ गए हैं। आई थिंक गवर्नमेंट अब आके बहुत सिंसियर है और उसकी वजह बिल्कुल सबके सामने है। यू कैन सी द नंबर्स। आपका जो पहला क्वार्टर है इज लुकिंग वेरी डिफिकल्ट। आपने इस महीने में 3.7 अरब डॉलर वापस करने हैं। चाइना कुछ री रोल कर भी दे, कुछ रीफाइनेंस कर भी दे 2 अरब डॉलर के करीब, फिर भी आपके रिजर्व पे प्रेशर रहेगा। हुकूमत इस डेली बेसिस पे एंगेज विद द IMF। अब भी आई थिंक वो जो फाइनेंसिंग गैप है वो पूरा नहीं हो पा रहा। अब 9 जून विल बी द पिवटल थिंग। अगर तो 9 जून को हुकूमत ने एक जिम्मेदार बजट, एक रिस्पॉन्सिबल बजट, एक मालियाती खसारे को कम करने वाला बजट, एक वो रिलीफ जो कि देनी चाहिए लोगों को वो देने वाला बजट, और अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने वाला बजट, और अपने लोगों पे टैक्स ना लगाना इनडायरेक्ट, और जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसको बढ़ाने वाला बजट दिया। तो आप इकोनॉमिक्स में आ गए, खबरें भी आ रही हैं आपको। अच्छा, आप डॉक्टर साहब आप सजेस्ट करें, ये रिलीफ देने वाला बजट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या प्रपोज करेंगे? किन चीज़ों में रिलीफ हो भी सकता है? So let's begin the day on a good note. So अगर मैंने ये बजट फ्रेम करना हो और ये जहन में रख के करना हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी मेकर हूँ और मैंने IMF को ऑन बोर्ड रखना है, तो मैं क्या करूँगा? इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मैं 350 से 700 अरब कर दूंगा। ये मैं इसलिए करूँगा कि पाकिस्तान में 28-29% इन्फ्लेशन है और वो लोग जो वल्नरेबल हैं उन तक हमें पहुँचना है, और ये वही लोग हैं जो फ्लड्स के भी बहुत बड़े विक्टिम हैं। IMF फुली ऑन बोर्ड आ जाएगा। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबली जो सैलरीज हैं 1 से 16 की, यानी कि लेट से आपके दफ्तर में उन लोगों की जो सपोर्ट स्टाफ जिसको मैं कहता हूँ, उनकी सैलरीज को मैं 25% बढ़ा दूंगा। पर जो सैलरीज हैं 18 से लेके 22 की, उनको कोशिश तो करूं कि बढ़ाऊं ही ना, क्योंकि उनको अभी हमने एक एग्जीक्यूटिव अलाउंस भी दिया है, हमने बहुत कुछ किया है उनके लिए, सो ये मैं भूलूंगा नहीं। पर अगर आप टोकन 5% बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दें। इसी तरह जो पेंशन्स हैं, जो लोअर तबका है, उनकी ज़्यादा बढ़ाएं, पर जो रिटायर्ड हैं ऑफिसर्स, उनकी भी बढ़ाएं, 10 से 15% बढ़ाएं। सो ये दूसरी रिलीफ है। तीसरी रिलीफ मैं बड़ी क्लियरली ये याद रखूं कि 25,000 रुपया कैन नॉट बी दी मिनिमम सैलरी आजकल। मतलब आई थिंक दैट इज इनसेन टू डू इन दिस कंट्री। प्राइवेट सेक्टर को नच कर और पब्लिक सेक्टर जो है इसको बेसिकली आई थिंक 32,000 रुपए पे फिक्स करें। 35 पे आई एम लिटिल टेम्पटेड, बट आई थिंक ये देखते हुए कि इंडस्ट्री भी थोड़ा स्लो चल रही है, तो आई मूव टू 32,000। ये 3 बड़ी रिलीफ हैं जो दी जा सकती हैं, लोगों के घर पहुंचेंगी। इसके अलावा मैं अपने खसारे कम करूँ, वो कम करूँगा तो मैं कम बोरो करूँगा। अगर मैं कम बोरो करूँगा तो जो सबसे बड़ा बोझ है ना गरीब आदमी पे, मिडिल इनकम अर्नर पे और वल्नरेबल पे, वो है गाइस कि हम अगले साल कह रहे हैं 21% इन्फ्लेशन होगी। जस्ट इमेजिन कि 30% से मैं आ रहा हूं, उसके ऊपर एक और 21%, यानी कि मेरी 100 रुपए की चीज 2 साल में मैं कह रहा हूं 150 रुपए की हो जाएगी।
सो इसको कम करने के लिए मैं अपनी सप्लाई साइड को बेहतर करूं मुल्क में, उसके लिए IMF का प्रोग्राम करूं, उसके लिए बजट का खसारा तोड़ूं। खसारा तोड़ने का बड़ा आसान तरीका है, वो ये है कि मैं ये सब अपने अदारों को कह दूं कि मैं सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं करूंगा, मैं SOEs के लॉसेस नहीं उठाऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो ये सफ़ेद हाथी हैं, फॉर इंस्टेंस PIA को ले लें, पहले 3 माह में ये 36 अरब रुपए का नुकसान कर बैठा है। मतलब हम कब से सुन रहे हैं ये ऐसे ही चलेगा मामला, इस पे कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस सिलसिले में कोई रिफॉर्म कर सके। Governments have come but not done anything at all. You couldn't have put it better कि successive governments ने ठीक नहीं किया। अब ये मैं क्यों कहता हूँ, जब मुशर्रफ हुकूमत गई, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, तो अगली हुकूमत आई PPP की, तो मेरे ख्याल 100 अरब का शायद सर्कुलर डेट था। जब PPP की गई तो 500 अरब का था, जब PMLN की गई तो 1100 अरब का था, जब PTI की गई तो यही 2400 का हो गया, आज 2600 अरब का है। सो कहने का मकसद ये है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, ऐसा तो नहीं हो सकता वो कहें कि यार हम करना ही नहीं चाहते। देखिए ये बात प्योरली 2 चीज़ों की है, ना हम सलाहियत रखते हैं ये काम करने की, ना अहलियत रखते हैं। आप पहले तो पूरे प्राइवेटाइजेशन कमीशन को ठीक कीजिए, उसमें ब्रिंग वुमन देयर जो चेयरपर्सन हो उसकी, जिसने JP मॉर्गन में काम किया हो, उसको सैलरी दें 50 लाख रुपए की, और उसे कहें कि प्लीज डिजाइन फॉर अस स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोग्राम वेयर वी कैन डाइवेस्ट दीज। उसके नीचे एक पूरी टीम बिल्ड करें और फिर उनको एक कदम लगाएं उन पे जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं कि इनको हम सैलरी भी ठीक दे रहे हैं, ये नियतन भी ठीक लोग हैं, इनको हम उसके बाद अपनी जो पूरे उस मिल में से नहीं गुजारेंगे कि इन्होंने सारे गलत काम कर दिए हैं। और वॉच डॉग्स को बिठाएं उन बोर्ड्स पर जिन्होंने देखना है कि अगर वो गलत काम कर भी नहीं है खातून तो उनको चेक करें। जो सफेद हाथी बने बैठे हैं, इट्स हाई, अगर अब भी नहीं हम सीखेंगे तो कब सीखेंगे। अच्छा क्विकली डॉक्टर साहब, एनर्जी क्राइसिस आपको पता ही है, मतलब हम कुछ ये करते हुए नजर आ रहे हैं आपको सोलर को इंसेंटिवाइज करने के लिए, मगर आम आदमी तो बिजली का बिल नहीं दे सकता, लेकिन वो साथ में सोलर सिस्टम भी नहीं लगा सकता। सो क्या करें? मेरा ख्याल है कि आइडियल वुड बी कि सोलर इनकरेज करें ताकि एनर्जी क्राइसिस खत्म हो। सो एनर्जी एफिशिएंसी लगाना ये सबसे बड़ा काम है। अच्छा, ये देन गो बैक टू 2 सेक्टर्स। आप अपने दफ्तर में किसी से पूछ लें कि किसी को टेलीकॉम सेक्टर में मोबाइल से कोई तकलीफ है, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं कहेगा। मैं आपसे इतनी क्लियरली कभी पेरिस बैठ के आपके साथ इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, कभी लंदन, कभी लाहौर, आई हैव नेवर हैड एन इशू इवन इन लाहौर और इन इस्लामाबाद व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, बिकॉज ये एक डीरेगुलेटेड प्राइवेटाइज्ड सेक्टर है। और पर मुझे लाहौर इस्लामाबाद में हमेशा ये डर होता है कि कहीं बिजली ना चली जाए, फ्लक्चुएट ना कर जाए और हम ड्रॉप ना कर जाए। इस सेक्टर को भी डिसरप्ट करें, निकालें गवर्नमेंट के परव्यू से। जब तक नहीं निकलता तो आपको ये करना पड़ेगा कि इनके कोई थोड़े बोर्ड्स ठीक करें, इनके कोई CEOs लगाएं, ताकि ये इदारे ऐसे चल सकें कि कब सस्टेनेंस तो हो, ये तो ना हो कि हर दौर में इतना सर्कुलर डेट ऐड करो। और प्रॉब्लम सिर्फ पावर की नहीं रहेगी, प्रॉब्लम गैस की भी उतनी हो गई है। वहां पे 1600-1800 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खड़ा हो गया। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, बट गवर्नमेंट को कंपेयर करना है टेलीकॉम से, जो गवर्नमेंट ने ही प्राइवेटाइज किया है, और हमने जब इसको प्राइवेटाइज किया तो उसके रिजल्ट्स देखें कितने अच्छे हैं। पर दूसरी बात मैं एक हुमा और आपके वसातत से ये कहना चाहता हूँ कि ये याद रखिए कि अब आपको जिंदगी का अपना तर्ज अमल जो है ना वो बदलना चाहिए। और उससे मेरा मतलब है एयर कंडीशनिंग कम यूज करें, गाड़ियां कम इस्तेमाल करें, ट्रांसपोर्ट कम करें, अपना तर्ज अमल बदलें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वक्त बहुत मुश्किल है। अगला साल भी अगर 21% इन्फ्लेशन हुई, आपकी रियल वेजेस जो है बहुत कमजोर हो जाएंगी चीजें खरीदने के लिए। और इसमें मार्केट्स जो क्लोज करने की बात हो रही है, शायद उसमें भी मानी जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव डॉक्टर खाकान नजीब फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, आज इकोनॉमिक सर्वे बहुत से सवाल पता रह गए हैं आपके, हमें आ भी रहे हैं कि भाई गाड़ियों का पूछ लें कि सस्ती होंगी कि महंगी होंगी। वैसे तो ऑटो इंडस्ट्री पूरी बैठ गई है एंड उसमें उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन भी है, लेकिन साथ में वो कहते हैं कि हमें जितनी महंगी बिजली मिलती है हम उससे सस्ते में चीज़ें इंपोर्ट कर लेते तो हम क्यों बनाएं। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री बैठ गई है, उसकी कीमतों का लोग पूछ रहे हैं, टेलीफोन के टैक्सेस का लोग पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली डॉलर रुपी पैरिटी
कल्चर का मतलब हमारी बैकबोन होती थी और अभी भी है, तो उसके बारे में बहुत से सवाल हैं। और पता है यहाँ पे मुझे अंदाजा नहीं था कि ये बिजली के सोलर निज़ाम के ऊपर इतने सवाल आएंगे हमें, मुझे पर्सनली भी टैग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए नहीं, पीपल आर इंटरेस्टेड, दे वुड नामुमकिन हो चुका है। आइडियली दे वुड लव टू कन्वर्ट टू सोलर एंड दे वुड लव टू गो टू सोलर, लेकिन वो पूरा मरहला ऑफ ट्रांजिशन इज सो एक्सपेंसिव कि वो हो नहीं सकता। तो उस पर अगर कोई इंसेंटिव दिया जाए तो बात है। हाँ। अच्छा, ब्रेक लेनी है, उसके बाद आएंगे। कम से कम उजरत पे, मतलब ये क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए। अगर आप किसी को इस जमाने में 25,000 रुपए दे रहे हैं तो उस पे FIR कटने के मजाज होनी चाहिए। वैसे ये वाली ये सूरत हाल तो कम से कम भी वक्त पे नहीं मिलती, वो भी और एक और क्रिमिनल ऑफेंस है। एनीवे, आवाम से पूछ लें कौन हो सकता है। नहीं, अभी नहीं पूछते। आपको पता है ना, सोशल मीडिया पे आजकल ऐसी ऐसी चीजें निकल रही हैं कि हम भी जरा घुस जाते हैं उस चीज में कि ये किसकी तस्वीर हो सकती है जिनको सेंसर किया होता है। एनीवे, और एक वैसे बात करना चाहूंगा मैं, वो टिकटॉकर हैं करीम शाह, बहुत आजकल दोबारा से एक्टिव हुई हुई है। आपको पता ही है उनकी क्या एक्सेस थी पिछली हुकूमत के जमाने में। एक्सेस थी उस वक्त भी हम सवाल करते थे, फॉरेन ऑफिस की प्रेस जगह पहुंच जाती है वाले कमरे, दफातर, सरकारी बिल्डिंग्स, सरकारी अफसरान और ओहदेदारान की रिहाइश गाँव, तो ठुंडे बार बार के घुसती नहीं। थी। एंड शी वुड लाइक, उनकी जो टिकटॉक्स होती थी, तस्वीरें होती थी, द वे शी वुड टॉक, अभी भी शी ओन्ड इट। मतलब उनको एक जबरदस्त किस्म का एक्सेस दिया हुआ था। नोबडी कुड से एनीथिंग, हेल नोबडी कुड क्वेश्चन। हम यहाँ बैठ के क्वेश्चन करते थे, जवाब कभी नहीं आता था, लेकिन अब वो ऐसे खोल के चीजें मुतअद्दिद उनकी वीडियोस आई, जिसमें वो शेख रशीद साहब के साथ भी उनकी वीडियो कॉल सामने आई, उसमें भी कोई ज्यादा बाबेला नहीं हुआ। अभी कुछ और लीडरान के साथ भी तस्वीरें लगा रही हैं। हम ऐसे वैसे ही एक दफा बैठ के आपस में ही सोच रहे थे कि माशाल्लाह एज अ सोसाइटी, मतलब किस लेवल और किस सतह पे आ गए थे कि ये सब कुछ हो रहा था और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। टू बी ऑनेस्ट, हम ब्रेक में अभी ये बात कर रहे थे क्योंकि कुछ और ट्वीट्स वगैरह आई हुई थी, हेंस वी आर टॉकिंग टू यू अबाउट इट, वरना इस पे इतना ज्यादा टाइम देने की कोई खास जरूरत भी नहीं है। लेट अस मूव ऑन, वी हैव अ वेरी, जिन्होंने टाइम दिया था वो तो दे ही रहे थे ना, वो टाइम आउट हो गया उनका। अच्छा, कुछ इनकरेजिंग खबरें, कुछ इनकरेजिंग, मतलब आपको पता ही है हमारी नेशनल गेम्स हुई हैं अभी, और हम इन बच्चियों को आपके साथ मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने नेशनल सतह पे कामयाबियां हासिल की हैं। और हमारा ये करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये आगे बढ़ें, ये इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। और बट सैडली पता है अफसोस की बात क्या है कि पाकिस्तान में नौजवानों की एक बड़ी तादाद बड़ी एनर्जेटिक है, और इसके बावजूद मुल्क में खेलों वाला कल्चर जो है ना परवान नहीं चढ़ सकता। लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता, यही तो मजे की बात है। दे आर डिटर्मिन्ड और वो लगे रहते हैं। बहुत से लोग जो डर जाते हैं, जो आगे इसलिए नहीं आते या फिर अपना ऑप्टिमम पोटेंशियल नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी वजह सहूलतों की कमी है, और ये हम बहुत बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं। बट टुडे वी हैव समबडी हु हैज डन सो वेल, और उनमें हैं राबीला फारूक, जिन्होंने हालिया नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से 1500 मीटर दौड़ के मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता है। वंडरफुल। राबीला हमें ज्वाइन कर रही है आज़ाद कश्मीर कुईरट्टा से। आई एम श्योर वहाँ तो मौसम भी अच्छा होगा, तो आपके और हमारे मौसम में बड़ा फ़र्क है, लेकिन कैसा रहा आपका तजर्बा? वॉज इट योर फर्स्ट नेशनल गेम राबीला, या फिर इससे पहले भी आप नेशनल गेम्स में हिस्सा ले चुकी हैं? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जियो नेटवर्क टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने हमारे नेशनल गेम्स को कवरेज की, और क्रिकेट के अलावा भी पाकिस्तान में बाकी स्पोर्ट्स भी हैं, तो वो फर्स्ट टाइम लोगों को थोड़ा सा पता चला है हमारे नेशनल गेम्स के बारे में। तो मैं पहले भी पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ नेशनल गेम्स में, और पहले भी मैं माशाल्लाह से अपने इवेंट में मेडलिस्ट रही हूँ और अपने इवेंट में चैंपियन बनी, और अगेन मैंने इसी कैटेगरी में गोल्ड मेडल लिया है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं हमारे इलाके में, उस हिसाब से तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी है। तो मैं पूरा साल आर्मी कैंप में रह के ट्रेनिंग की है। तो ये कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की तरफ से कभी कोई मतलब इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई कि मैं यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर रह के ट्रेनिंग कर सकूँ। अब राबीला, जब आप प्रैक्टिस कर रही होती हैं, जब आप ऑब्वियसली यू आर एमिंग, यू आर गनिंग फॉर यू नो द फर्स्ट पोजीशन, आपको ये एहसास होता है कि फैसिलिटीज़ हमारे लिए कम है, या फिर आपको उसकी फ़िक्र नहीं होती है? यू डू योर बेस्ट, क्योंकि हम ये बहुत से लोगों से पूछते हैं जो कि एंड में हमें यही कहते हैं कि ऑफ कोर्स हमें अगर मजीद सहूलतें फराहम की जाएँ स्टेट लेवल पे, तो वी वुड डू सो मच बेटर। आपको इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, डिटरमाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, आप डिटरमाइन हैं अपने एम को लेके, तो आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं भी हैं, तो आप के अंदर इतना पैशन होता है कि आप अपने थ्रू भी मतलब ट्रेनिंग कर सकें। अब मैं ये कि जैसे कश्मीर के अंदर ना कोई ग्राउंड है, ना कुछ
इस तरह की ट्रेनिंग की फैसिलिटीज नहीं है। मैं अपने थ्रू जाती हूँ माउंटेन्स पे रनिंग करने, रोड रनिंग के लिए या क्रॉस कंट्री के लिए। अगर नहीं भी हैं तो अगर आप डिटरमाइंड है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास फैसिलिटीज हैं, अगर आपको पैशन नहीं या क्रेज नहीं अपने गेम के बारे में या अपने इवेंट के बारे में, तो आपके अपॉर्चुनिटी हो या आपके पास फैसिलिटीज हो तो फिर भी आप नहीं परफॉर्म कर सकते। We love your confidence, रबीला। और अब रबीला के पाकिस्तान में आप जैसे जो हमारे नेशनल चैंपियन हैं वो इनको बाहर ट्रेनिंग के मौके भी मिलें। एज एन हम तो अपने ही मुल्क में ट्रेनिंग ना मिलने की बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों को इंटरनेशनल कोचेज़ और इंटरनेशनल जगहों पे ट्रेनिंग के मौके मिलें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये है, एज एन हम इंकरेज करना चाहते हैं कि आप लोग हमें ओलंपिक्स में सामने रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल। आप में और हमें ये भी पता है दैट यू वुड डू सो वेल, ऑल ऑफ यू, बिकॉज इतनी फैसिलिटीज ना होने के बावजूद आप लोग इतने आगे पहुंच जाते हैं, जिसमें आपका अपना कॉन्फिडेंस है, आपकी सेल्फ एश्योरेंस, आपकी पर्सनैलिटी उसमें नजर आ रही है कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स वी विल डू आवर बेस्ट। तो वो गोल अभी आपको कितना दूर नजर आता है? पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात चल रहे हैं सियासत को लेके, स्पोर्ट्स को तो बहुत पीछे कर दिया गया है। जिस तरह की सिचुएशन है या जिस तरह की कंडीशन में जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको देख के तो बहुत मुश्किल लगता है। बट ये कि हमारे जो डिपार्टमेंट है, आर्मी डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा हमारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। हम पूरा साल कैंप में रहते हैं, तो आर्मी कैंप के अंदर रह के हमें कभी कोई इस तरह की फील नहीं हुआ, इस तरह का मुश्किल फील नहीं हुई अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखने में। हमें आर्मी ने हर फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ट्रेनिंग के हवाले से, डाइट के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, स्टडी के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आर्मी कैंप के अंदर रह के अपनी ट्रेनिंग को साल कंटिन्यू रखते हैं, चाहे जो मुल्क के हालात जैसे भी हों। तो इंशाल्लाह जैसे जिस तरह ट्रेनिंग चल रही है, आई होप कि हमें इंटरनेशनल टूर्स भी मिले, इंटरनेशनल ट्रेनिंग टूर्स मिले, ताकि प्लेयर्स बाहर जाके ट्रेनिंग करें और बाहर की जो स्किल्स हैं, बाहर के प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करके वो सीखें, वो भी अच्छा परफॉर्म करें। इंशाल्लाह ऐसा होगा कभी ना कभी, क्योंकि मोमेंटम एक बिल्ड हो रहा है डेफिनेटली। देयर आर लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स लाइक योरसेल्फ जो कि बिल्कुल इस टीम में हैं, और ऑब्वियसली हम तो आपका केस लड़ ही रहे हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन है, किसको आप फॉलो करती हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स में, और आप देखती हैं कि दैट इज समबडी आई वांट टू बी लाइक? या मैं तो चाहती हूँ यूसेन बोल्ट की तरह, मतलब 10-15। ऑफ कोर्स बोल्ट को तो सारे ही, मेरा ख्याल है कि हर किसी की इंस्पिरेशन है। परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल उनके रिकॉर्ड्स हैं। अरशद नदीम जैसे बहुत बड़ा नाम है जावलिन में। उसके बाद नौकर हसैन ओलंपियन से, महबूब अली हैं, सदफ सदीकी, बहुत सारे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनली परफॉर्म कर चुके हैं, इंटरनेशनली मेडल ले चुके हैं। लेकिन ये है कि अभी कवरेज मिल रही है जिन प्लेयर्स को, वो जो पुराने प्लेयर्स हैं जो मेडल्स ला चुके हैं, उनको उसकी कवरेज नहीं दी गई, तो इसीलिए उनका पता नहीं किसी को। अभी भी बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनली डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट गेम्स में मेडल्स ला रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनको अपॉर्चुनिटीज मिले उन बाहर के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ट्रेनिंग करने की, ताकि वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा, आप ये बताइएगा रबीला, लास्टली के आप हर महीने कोई गोल सेट करते हैं या हर क्वार्टरली कोई गोल सेट होता है कि भाई अपना पर्सनल रिकॉर्ड बेहतर करना है? अगर आप अपनी परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो पिछली दफ़ा से आपका अपना पर्सनल रिकॉर्ड क्या सेम रहता है या बेहतर होता है? और आने वाले दिन, आने वाले बच्चों में या बच्चियों में आपको कितना पोटेंशियल नज़र आ रहा है? हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम हर मतलब वीकली और मंथली चेंज होता है। स्टार्टिंग के डेज में हम फिटनेस करते हैं, जो इन कंपटीशन करीब आता है हमारी पीक परफॉर्मेंस होती है, उस पर हमें स्पीडी वर्क करना होता है। तो हर नेशनल पे हमें अपने टाइमिंग्स इंप्रूव करने होते हैं, हमारी जो थ्रोज है, हमारे जो मीटर्स हैं, इनको इंप्रूव करना होता है। क्योंकि ये बहुत जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं या हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस में इजाफा हो रहा है या कॉम्पिटिशन्स मिल रहे हैं खेलने को, तो हम बेहतर से बेहतर की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले मेरे 4 साल का जो मेरी जर्नी रही है पाकिस्तान आर्मी डिपार्टमेंट में, उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी रही है और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है डे बाय डे। अच्छा रबीला, आपने 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड लिया है, तो कोई हुसैन बोल्ट वगैरह के आप जिक्र कर रही हैं, तो कुछ कैटेगरी बदलने का भी आपका कोई इंटेंशन है? 100 मीटर हो जाए, 400 मीटर हो जाए, कुछ सोच रही हैं? जावलिन भी करती हैं आप? नहीं, एक्चुअली मैं ट्रैक इवेंट्स की हूँ, मैं सिर्फ रनर हूँ, मैं थ्रोइंग इवेंट्स की नहीं हूँ। थ्रोइंग इवेंट्स ज्यादा है, आप प्रोफेशनली सिर्फ एक इवेंट चूज कर सकते हैं। जब आपने अभी थ्रो का जिक्र किया था ना कि हमारी थ्रो बेहतर हो, इंस्पिरेशन की बात हो रही थी। इंस्पिरेशन है, जैसे अरशद नदीम है, वो तो सैफ के मेडलिस्ट हैं, सैफ का गोल्ड लिया उन्होंने, मेडल उन्हें रिकॉर्ड भी सेट किया अपना।
तो मैं कहती हूँ हमारी इंस्पिरेशन हमारे अपने प्लेयर्स होने चाहिए जो कि इंटरनेशनली जा रहे हैं। 1500 ही भागेंगी या फिर और अपनी छोटे डिस्टेंसेस में भी जरा which is even harder या मैं इंटरेस्टिंग हूँ स्प्रिंट रेसेस की तरफ, बट ये कि अब मैं उसकी ट्रेनिंग कर चुकी हूँ और मेरे मसल्स उसी तरह के डेवलप हो चुके हैं। तो अभी मैं उसी चीज को कंटिन्यू करना चाहती हूँ जिस पे मैंने मेडल लिया। मैं अपना इवेंट छोड़ के कभी भी मैं नहीं चाहूंगी कि मैं किसी दूसरे के इवेंट में जाऊँ, क्योंकि दूसरे के इवेंट में जाके अपनी पोजीशन बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपसे बात करके ये भी पता चल गया, यू आर सो फोकस्ड, you are so confident, you know exactly what you want to do. Very inspiring, राबीला, बहुत मजा आया आपसे बात करके, and best of luck and congratulations once again. Thank you so much for invite करने के लिए। Thank you. You're welcome. इतनी खुशी होती है जब हम ये इकोनॉमी की बातें, पॉलिटिक्स की एक अपहीवल जो एक मचा हुआ है हमारे वहाँ, और जब हम इन यंगस्टर्स से बात करते हैं, they are devoid of that, क्योंकि इतना मेहनत करके यहाँ पहुँचना, इट्स इंस्पायरिंग। खासतौर पे साथ साथ ये भी बता रहे होते हैं कि भाई हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी आई गेस इंटरनेशनल प्लेयर्स को होती हैं, एंड डिस्पाइट दैट सो कंसिस्टेंट और इनका जो डिपार्टमेंट भी बड़ा सपोर्टिव होना ज़रूरी है ना। वो कह रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी के हम कैंप्स में रहते हैं, साल हर साल महीनों रहते हैं, और वहाँ पे ही हमें ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और साथ में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से भी उन्होंने शिकवा किया, लाइक एवरी अदर एथलीट डज, कि हुकूमतें सपोर्ट नहीं करती। दिस इज वन थिंग कंसिस्टेंट, सारे एथलीट सारे कहते हैं कि सपोर्ट सच नहीं होती, सिस्टम नहीं है। मतलब आज़ाद कश्मीर में इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है भागने के लिए, फिर भी ये लड़के लड़कियां कहां पहुंच रहे हैं और किस तरह पाकिस्तान में रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं। सो ट्रू। Okay. Very well. So I was asking. Anyway, please write into us at Jio Pakistan TV. इनकी जरा तसल्ली करा दें। अच्छा जी, हुकूमत की बाय द वे आपको मैं बता दूं कि दो बड़ी इत्तेहादी जमातों यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में something is wrong की इत्तलात आ रही है। What is cooking? Yes, please tell. अच्छा जी, इख्तियारात की खींचतानी का एक तासुर पैदा हो रहा है। आगाज चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी से हो सकता है। पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के पुराने दोस्त साबिक चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ को दोबारा लाना चाहती है। ज़का अशरफ ने कल वज़ीर खेल एहसान मज़ारी से मुलाकात भी की है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ नजम सेठी पर मेहरबान हैं। नजम सेठी कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले, जिसके बाद नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी नामजद कर दिया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में भी ये मामला ज़ेर बहस आया, लेकिन लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने दोनों जमातों में इख्तलाफात के तासुर को मुस्तरद किया। क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफात पैदा हो चुके? तो आप चाहते हैं मैं बताऊं? मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि कोई। अच्छा, मैं आपको इस तरह बता देता हूं कि क्योंकि दो मामलात हैं। एक तो चेयरमैन नादरा हैं तारिक मलिक साहब, उनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हटाना चाहते हैं, लेकिन उसका जो तरीक़ाकार है हटाने का, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के ज़रिए उनको ये कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें, तो उन्होंने अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया। फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी से इमदाद मांगी, और पीपल्स पार्टी ने राना सनाउल्लाह साहब से कहा कि आपने जो इनके साथ करना है करें, क्योंकि ये मिनिस्ट्री आपकी है, आपके अंडर है, हमारा राइट नहीं है हम मुदाखलत करें, हम सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त करते हैं तारिक मलिक साहब को गिरफ़्तार ना करें। ये बात राना साहब को पसंद नहीं आई। तो दूसरी बात ये है कि फिर रद्द-ए-अमल में क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ उसका ताल्लुक बनता है, तो पीपल्स पार्टी कहती है तो फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है ये हमारे दायरा इख्तियार में है, तो फिर जो क्रिकेट बोर्ड है इसका सरबराह भी जो है वो हमारा आदमी होना चाहिए, नजम सेठी साहब को नहीं होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी वहाँ पे चौधरी ज़का अशरफ साहब को लाना चाहती है, लेकिन आपकी पार्टी के कायद जनाब मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि नजम सेठी साहब को ना छेड़ा जाए। तो इस पर कुछ मामलात जो हैं वो गड़बड़ हैं। तो फिर मीर साहब यही है कि ये तो अंदरून खाना का अगर कोई इख्तलाफ होगा तो होगा। अभी तक किसी भी तरह जितने भी हमारे कॉलीग्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इवन पार्लियामेंट में भी एक बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है और बाहमी एहतराम का रिश्ता है।
अच्छा जी, बात जो है वो सिर्फ एक दो तैनातियों की नहीं है। लाहौर में डेरा जमाए आसिफ जरदारी सियासी ताकत जमा करने में लगे हैं और कई रहनुमा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी कर चुके हैं। PTI की टूट फूट से पीपल्स पार्टी पूरा सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बरसों से खुद को तख्ते लाहौर की मालिक व मुख्तार समझने वाली नून लीग को ये सब कुछ अगर बुरा नहीं लग रहा तो कुछ खास अच्छा भी नहीं लग रहा। पीपल्स पार्टी को भी मरियम नवाज की कुछ बातें नागवार गुजरी हैं, जिसकी एक झलक आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के जलसे में देखने में आई। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, मैं नहीं चाहता आप बेनजीर बने, अब मरियम नवाज शरीफ ही रहे। बेनजीर बनने के लिए बाप को कत्ल करवाना पड़ता है, बेनजीर बनने के लिए एक भाई को कत्ल करवाना पड़ता है, बेनजीर बनने के लिए दूसरे भाई को कत्ल करवाना पड़ता है, बेनजीर बनने के लिए अपनी मां को कज़ाफी स्टेडियम के बाहर लाठियां पड़वानी पड़ती है। वो बेनजीर बनने के लिए इतनी बहादुरी और जुर्रत चाहिए। अच्छा जी, ये सब कुछ भी हुआ। आसिफ जरदारी खुलकर कह रहे हैं कि इलेक्शन तब होंगे जब वो चाहेंगे। आसिफ जरदारी खुद को फैसला कुन सियासी ताकत समझ रहे हैं और उनके लाहौर के ताजरों के साथ जो होने वाली मुलाकात है उससे भी कुछ तासुर ऐसा ही उन्होंने देने की कोशिश की है। जाहिर है कि नून लीग के लिए ये ना अच्छा शगुन है, ना ही वो इसे कबूल करेगी। तहरीक इंसाफ के सियासी मंजरनामे से बड़ी हद तक हट जाने के बाद अगला इलेक्शन क्या पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग का होगा या फिर ये कोई कोएलिशन गवर्नमेंट लेकर आने के लिए किसी मुफाहमत पे मान जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी तो वैसे मौलाना फजलुर रहमान भी उस दिन कह रहे थे अलग-अलग इलेक्शन लड़ेंगे, सारे कोई साथ नहीं होगा उसमें। हाँ, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी अ यूनाइटेड पीडीएम फ्रंट। मतलब वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन PMLN एंड PPP के हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। दैट कैन बी इंटरेस्टिंग। सीनियर तज्जियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, पहला सवाल तो बड़ा बुनियादी सा है, आपके सामने रखेंगे कि आपने अभी एक किताब भी लिखी है, हर मामला करीब से देखा है। इनफैक्ट आप ये किताब, हाँ जी, तो क्या चेयरमैन PTI बतौर एक बड़ा सियासी चैलेंज ख़त्म हो चुके हैं, ये चैप्टर क्लोज समझें? देखिए, अब एक तो ये कि आने वाला वक्त बताएगा कि ऊन किस करवट बैठता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो PTI की क़यादत है उसने अपने आप को उस मुकाम पर ला खड़ा किया है, बल्कि उससे ज़्यादा ख़तरनाक मुकाम पर ला खड़ा किया है जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने खड़ा किया था। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक दो मरतबा बात की थी, इमरान खान साहब तकरार के साथ ये बात कर रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने फौजी क़यादत पे कत्ल के इल्ज़ामात नहीं लगाए थे, उन्होंने ये भी किया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि 9 मई वो कोई रूटीन का एक सियासी वाक़या नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सियासी और बिलखुसूस अस्करी क़यादत वो तमाम के तमाम इसको पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का 9/11 समझते हैं। फ़ौज और आवाम की सफ़ों में जो सबसे ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है वो शुहदा के यादगारों की बेहुरमती का मामला है। तो एक काम 9/11 से इजाफी हो गया है। फिर उसमें ये कि पहले ये फैसला मिलिट्री लीडरशिप ने अपने घर से किया, कोर कमांडर लाहौर के ख़िलाफ़ कार्रवाई से, और फिर जब ये फैसला किया गया तो आर्मी चीफ के पास ये इख्तियार है, वो तनहा भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोर कमांडर से मुकम्मल इत्तेफाक राय से ये फैसला हुआ कि इसके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स के तहत कार्रवाई होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान साहब को या कासिम के अब्बू को सिर्फ कोई माजिज़ा ही मिलिट्री कोड्स के तहत ट्राई होने से बचा सकता है। कासिम के अब्बू को। अच्छा साफ़ी साहब, अब इतलात ये हैं कि मुश्तरका चैलेंज से छुटकारे का कॉन्फिडेंस जो है वो मिलने के बाद हुकूमती जमातें ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और PMLN जो हैं उनमें अब इख्तियारात की जंग, सियासी खींचातानी का आगाज़ जो है वो हो चुका है। क्या ये छोटी मोटी बातें हैं या इन्हें सीरियस लेना चाहिए?
नहीं, देखिए, अब जो मैं पहले सवाल के जवाब में अर्ज कर रहा था कि देखिए उसके बाद इल्ताफ हुसैन तो बाहर भी रहे, वो तकरीरें भी करते रहे, लेकिन जब उनसे उनके सेकंड रैंक को या सेकंड टियर को डिटेच किया गया तो आवाम, वोटर, सपोर्टर और लीडर के दरमियान पुल का किरदार वो अदा करते हैं। तो जब उसको डिटेच किया गया तो इल्ताफ हुसैन की भी वो हैसियत नहीं रही और MQM की भी वो हैसियत नहीं रही। और इसी तरह अब जब इमरान खान या डिस्क्वालीफाई होते हैं या फिर जेल में जाते हैं तो ये इल्ताफ हुसैन से एक स्टेप आगे का मरहला होगा। फिर उनसे जो पार्टी की सेकंड रैंक डिटेच हो जाती है तो उस सूरत में इमरान खान साहब मकबूल हो या अदम मकबूल हो, लेकिन वो कोई चैलेंज नहीं रहे। तो अब ज़ाहिरी बात है कि इलेक्शन में फिर ऐसा लगता है कि मुकाबला फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, MQM, जमात इस्लामी और इस तरह की जमातों के दरमियान होगा। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये तो रिवायती हरीफ थे, ये तो गैर फितरी तरीके से PTI को दरमियान में टोंस दिया गया था। तो वक्त गुजरने के साथ साथ और इलेक्शन करीब आने के साथ साथ इन दोनों का जो इत्तेहाद है न सिर्फ ये ख़त्म होगा बल्कि इनकी तलखियाँ भी बढ़ती रहेंगी। अच्छा, अब इस ज़मीन में ही आपको पता ही है साहब, इससे बड़ा अहम बयान आया जरदारी साहब से मंसूब के इलेक्शन कब होगा ये फ़ैसला वो करेंगे। आपकी नज़र में मौजूदा हालात में फ़ैसला साज कौन है, मियाँ नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी साहब? नहीं, देखिए, ये फैसला ना जरदारी साहब कर सकते हैं, ना ये फैसला नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, ना शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं और ना मौलाना फजलुर्रहमान साहब वगैरह कर सकते हैं। ये फैसला पाकिस्तान के आईन ने कर दिया है और पाकिस्तान के आईन की रूह से अगस्त में इस हुकूमत का दौरानिया ख़त्म होगा इस पार्लियामेंट का और अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं। तो फैसला पाकिस्तान के आईन में हो चुका है। अब ख्वाहिशात तो इनकी बहुत सारी होंगी और मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह हालात भी उस तरफ जा रहे हैं कि आईनी तकाज़े के मुताबिक अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। और अगर ये लोग नहीं कराते हैं तो फिर वो अपने आईनी फ़र्ज़ को नहीं निभाएंगे और ये आईन से इनहराफ होगा। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साथी साहब। आइन तो दीगर सूबों के मामले में भी बहुत कुछ कहता है कि इंतखाबात 90 दिन में होने हैं। सो वहाँ भी आपको पता ही है ना, मामला अभी ज़ेर इल्तिबा है। सो वफाक में भी बहुत से लोग ये कह रहे हैं, चहमगोइयाँ अभी से शुरू हो गई हैं कि क्या अक्टूबर में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। खैर, टाइम अच्छा जी, अब हम ज़रा एक और पर्सपेक्टिव लेंगे और वफाकी वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता रहनुमा पीपल्स पार्टी एहसान उर रहमान मज़ारी साहब हमारे साथ हैं। मज़ारी साहब, वैसे तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी हैं, लेकिन ऑब्वियसली सियासी नज़रियात में फ़र्क तो होता ही है। तो क्या यही वजह बनी है कि आपकी जमात नजम सेठी को हटाने का मुतालबा कर रही है? ये इत्तलात दुरुस्त है? देखिए, जब PDM गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, लीडरशिप के बीच में ये तय हुआ था जिस पार्टी को जौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी तो उनकी नॉमिनी होगी, बंदे वहाँ वो अपने नॉमिनेट करेंगे। और जैसे कि आपको पता है ये मिनिस्ट्री ऑफ IPC पीपल पार्टी के पास है, तो लिहाजा जो है चेयरमैनशिप जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो भी पाकिस्तान पीपल पार्टी की लीडरशिप की जो नॉमिनी होगी उसी को हम नॉमिनेट करेंगे और वही इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी का बंदा होगा, उसको हम चेयरमैन बनाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। चलिए, आपने तो कोई इब्हाम अगर है भी वो भी दूर कर दिया। आप चाहते हैं कि नजम सेठी साहब हट जाएं और पीपल्स पार्टी के नामजद करदा ज़का अशरफ या कोई और आ जाए। अब क्यों हो रही है? अच्छा, अब ये बताइएगा सर, मज़ारी साहब के नए चेयरमैन PCB के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से चौधरी ज़का अशरफ साहब का नाम आ रहा है, आपने मुलाकात भी कर ली है। तो अगर इस नाम पर मुस्लिम लीग नून ना मानी या उन्होंने मुज़ाहमत की तो क्या करेंगे? वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के बगैर तो आपको पता ही है ना, चेयरमैन नहीं लगाया जा सकता। जी बिल्कुल, मेरी ज़का अशरफ साहब से आज मुलाकात हुई है और वही जो है ज़का अशरफ साहब जो हैं वही नॉमिनेट हैं किए हैं कि वो नेक्स्ट चेयरमैन है एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्योंकि ये जो सेठी साहब हैं, वो नथिंग अगेंस्ट सेठी साहब, पर्सनल हमारा कोई नहीं है, क्योंकि उनका मैंडेट था कि जस्ट कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसका आप इलेक्शन कराएं, उनका यही मैंडेट था खाली, और डे टू डे अफेयर देखें। एंड इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि जो इलेक्शन करा रहे हैं और वो खुद ही अगर कहेंगे कि हम खुद चेयरमैनशिप के स्लॉट के उम्मीदवार हैं, सो आई थिंक इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
अच्छा मज़ारी साहब, अब क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, काबीना का हिस्सा हैं और ये फैसला बराह रास्त आपकी वजारत के मातहत आता है, तो आज बता ही दें कि क्या वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया जाएगी? देखिए ये तो जिससे है कि एशिया कप को पता है कि इंडिया नहीं आ रही पाकिस्तान खेलने के लिए, तो फिर यही हाइब्रिड मॉडल भी कहा था, इस पर आप अमल करें, उस पर भी वो राज़ी नहीं हो रहे। ये वैसे स्पोर्ट्स को तो मैं तो कहता हूँ दूर होना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। आपको पता हो खुद ही कुछ अर्सा पहले इंडिया की बहुत बड़ी डेलीगेशन आई थी लाहौर में, ये ब्रिज फेडरेशन का उधर कंपटीशन था BFAM का, तकरीबन 50 ज़्यादा उनके डेलीगेट्स आए थे खेलने के लिए। उससे कुछ अर्सा पहले हमारे पास या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में इस्लामाबाद में उनकी बेसबॉल की टीम आई थी इधर बेसबॉल खेलने के लिए, उनका वो कॉन्टिजेंट भी तकरीबन 30+ लोगों का था। जब वो आ सकते हैं खेलने के लिए पाकिस्तान, तो वाई क्रिकेट, हमेशा क्रिकेट क्यों टारगेट किया जाता है? मुझे समझ नहीं है कि क्रिकेट को हमेशा, जब भी हॉकी जाती है, फुटबॉल टीम हमारी जा रही है खेलने के लिए, अगर NOC उनको मिल गई इंटीरियर मिनिस्ट्री तरफ से, बट वाई ऑलवेज क्रिकेट? हमेशा क्रिकेट को ये जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको ये एक मना करती है कि क्रिकेट को ना, मतलब इसको ना जाए पाकिस्तान खेलने के लिए। अगर नहीं आते पाकिस्तान खेलने के लिए, तो इस पर फिर बाद में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी भी देखेंगे जी। That's our question as well. Why cricket? क्रिकेट पे ही आके सारी, वरना तो राब्ते चल ही रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें इधर उधर लोग जा रहे होते हैं। क्रिकेट obviously. Hence it should make such a big impact. अगर क्रिकेट में ही पॉलिटिक्स ना डाली जाए और एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के घर, एक दूसरे के मुल्क जाएं। मज़ारी साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट से सियासत भी जुड़ी हुई है और क्रिकेट से इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है। सो क्रिकेट डिप्लोमेसी को आपको पता ही है ना, हमेशा ही इस्तेमाल किया जाता है। वेल अपेरेंटली अब नहीं हो रही ना। हाँ, सो वो होनी चाहिए। अच्छा, अभी क्रिकेट की चूंकि बात हो रही है तो हम आपको बताना है चाहते हैं, हमने आपको बता दिया था ना टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन कौन बनेगा, इसका फैसला होने वाला है। और इस जंग का पहला दिन रहा, खेल का एक्चुअली पहला दिन रहा ऑस्ट्रेलिया के नाम ओवल के तारीखी मैदान में भारत ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया। पहले रोज़ ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 3 विकेटों पर 327 रन बनाए। डेविड वार्नर 47, उस्मान ख्वाजा 0 और मान स्लाबुशॉन क्या तुम्हारा 26 रन बनाकर खेल खत्म हुआ। तो समझ आ गई है ना, बस काफ़ी है। स्टीव स्मिथ 95 और ट्रेविस हेड 146 रन बनाकर आउट विकेट पर मौजूद हैं। और भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और शार्दुल ठाकरे ने एक विकेट हासिल की है। सो पहले दिन ज़बरदस्त परफॉर्म किया है स्कोर देख के तो ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने इंडियंस को दे गेव देम अ रन फॉर देयर मनी। ट्रू। तो वैसे अगर इसी तरह सिलसिला चला तो अब्दुल्ला आपकी जो ग्रीन इस मौसम में और खूबसूरत ये ग्राउंड है, मतलब इस मौसम में तो ये मौसम उधर नहीं है, उनका अपना मौसम है, तो उनके लिए तो बड़ा ही अच्छा होगा। हमारे पास होता तो घास जल गई होती है अब तक। हमारी तो घास जल जाती है ना इस बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मतलब बंदा जल रहा है इधर, इतनी गर्मी है तो घास क्यों नहीं जलेगी? लेकिन इट्स नाइस, आंखें ठंडी हो जाती हैं जब आप टीवी पे ये देख लें। अच्छा, ऑल्दो ये न्यूट्रल वेन्यू है, लेकिन आपको पता ही है कि बरतानिया में किस कदर साउथ एशियन मुकीम है, इसलिए इंडियन क्राउड भरा पड़ा है ओवल में और लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे मैच देखने के लिए। तो अगर ऐसे ही खेलते रहे ऑस्ट्रेलियंस तो अब्दुल्ला जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा, जीत जाएंगे ऑस्ट्रेलियंस। आपको पता ही है बड़ा ज़बरदस्त एक एडवेंचर है। बहुत सारे लोग जिनका ताल्लुक पहाड़ों से होता है वो भी करते हैं। पंजाब से भी बहुत से लोगों ने अटेम्प्ट किया, कामयाबी रहे। इस्लामाबाद से, पहाड़ों से ऑलरेडी। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे को पहमा से मुलाकात की है जिसका ताल्लुक लाड़काना से हो या बदीन से हो या हैदराबाद से हो या सखर से हो? आपकी मुलाकात करवाएंगे क्योंकि हमारे अपने लाड़काना से असद अली मेमन हमारे साथ हैं, हु जस्ट गॉट बैक फ्रॉम नेपाल। और उन्होंने क्या सर किया है? एवरेस्ट। हाँ। आसान काम नहीं है, कुछ तस्वीरें भी आप देखें। और न्यू, आई वुड से रिलेटिवली न्यू एंट्रेंट टू द गेम होंगे असद हमारे साथ हैं। असद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस अचीवमेंट की। ये लाड़काना में बैठे हुए ये इंटरेस्ट कैसे आया? पहाड़ बहुत दूर हैं आपसे। हाँ, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत मुश्किल है वहाँ से निकल के इस फील्ड में आना, आई वुड एग्री।
मुझे बहुत ख्वारी करनी पड़ी, लेकिन पेशेंट था। आई रियली लाइक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, रिस्की स्पोर्ट्स, और ये वजह बनी जिसने मुझे इस फील्ड में आने पे मजबूर किया। एंड इट वाज बाय चांस ऑनेस्टली ना, एक छोटी सी वर्कशॉप थी व्हिच आई अटेंडेड। When was that? It was back in 2017. अच्छा, आप अपने शौक की वजह से आपने वर्कशॉप की? Yeah, I just went for a workshop and that workshop actually turned my destiny. ठीक है, I never imagined to be a mountaineer, लेकिन उस वर्कशॉप ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मुझे उस फील्ड में ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो आप क्या करते थे? आप उधर सीज़न जाते थे, ज़्यादा वक्त पहाड़ों में गुजारते थे, क्योंकि ज़ाहिर है घर तो आपका यहाँ लड़काना में था। नो, मैं सिर्फ 6 महीने भी नहीं गया था। मैं बैक इन 2017 की बात बता रहा हूँ। ये 3 दिन का वर्कशॉप था व्हिच आई अटेंडेड। आई वाज सो इंस्पायर्ड। फिर उसके बाद मैं सिर्फ 6 महीने गया हूँ। उन 6 महीनों में आई हाइक्ड इन नथिया गली, मरी, बेसिक स्टार्ट बता रहा हूँ। देन आई वेंट टू शिमशाल, और फिर शिमशाल में मैंने थोड़ी सी क्लाइंबिंग की। एंड देन व्हेन आई क्लाइंब्ड माय फर्स्ट माउंटेन व्हिच इज़ मिंगलिक्सर, वो जब पहली दफ़ा मैंने कामयाबी की हासिल की, एंड देन आई वाज लाइक मैं कर सकता हूँ। ये 6000 मीटर की जो चोटी है, मतलब आप अपने आप को टेस्ट कर रहे थे कि मैं कर भी सकता हूँ। माय बॉडी सपोर्टेड मी, कुछ मसले नहीं हुए, कोई हेडेक नहीं, कोई वोमिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, एंड विदाउट एनी प्रॉपर इक्विपमेंट। और इसकी हाइट क्या थी जो आपका पहला? 6050। ओके। तो बट ये बहुत मुश्किल है उस बंदे के लिए जो लाड़काना से निकल के पहली दफ़ा बगैर किसी इंटरेक्शन विद द आइज से जो हम माउंटेनियर्स वगैरह का सुनते हैं, ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है फिर भी, लेकिन एटलीस्ट वो उस एनवायरनमेंट के ही लोग हैं, उनको पता होता है। समंदर से ज़ाहिर है हम तो उस एरिया से हैं जहाँ से आपकी गर्मी इतनी शदीद है कि यू कैन नॉट इवन सर्वाइव जो है ना बगैर। अच्छा, उसके बाद आप करते रहे, और 2017 के बाद 23 में आपने सोचा कि माउंट एवरेस्ट सर किया जाए। आपको नहीं लगा कि अभी आपको और कुछ करना चाहिए? नहीं, दिस वाज़न्ट बाय चांस, एक प्रॉपर प्लानिंग थी। 2019 में 2019 में आई गिव माई सेल्फ अ चैलेंज। माउंटेनियरिंग में बहुत से चैलेंजेस होते हैं। एक चैलेंज होता है 7 समिट्स का। 7 summits is basically climbing the highest peak of each continent. तो मैंने 2019 में अपने आप को गोल दिया। 2019 में मैंने यूरोप की हाईएस्ट पीक सर की थी। आई वाज द यंगेस्ट पाकिस्तानी उस टाइम पे टू क्लाइंब यूरोप की हाईएस्ट पीक। 2020 में आई वेंट टू साउथ अमेरिका टू क्लाइंब उसकी हाईएस्ट पीक। 2021 में आई वेंट टू अफ्रीका में आई मेट द एशिया के लेवल पे रिकॉर्ड व्हिच इज़ to climb Kilimanjaro in less than a day. I climbed Kilimanjaro 14 घंटे में, जो अभी तक किसी ने नहीं किया। अभी भी आप जाएंगे तो मेरा नाम वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे के साथ लिखा हुआ होगा। 2022 में आई वेंट नॉर्थ अमेरिका, मैंने वहाँ की हाईएस्ट पीक सर की। कौन सी नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका में अलास्का है। अलास्का में दिनाली उस पहाड़ का नाम है। बहुत टफ है क्योंकि अलास्का इज फेमस फॉर उसका आर्टिक प्रेशर, वहाँ की जो क्लाइमेट है वो उसके लिए मशहूर है। ठंड का एक और लेवल है। एंड वहाँ पे मजे की बात, जो हम यहाँ पोर्टर्स शेरपा का तसव्वुर करते हैं ना, वहाँ पे कुछ नहीं है। So single आप you do it you are alone, you have to carry everything you need, और आपने खुद क्लाइंब करनी है वहाँ पे। यहाँ पे पाबंदी है अलास्का में, बट अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिलती गई। एंड 2023 में इसी 7 समिट्स का जो जर्नी थी उसको कंटिन्यू किया। अब मैंने करना था एशिया की हाईएस्ट पीक। एशिया की हाईएस्ट पीक इज़ आल्सो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, एवरेस्ट। तो फिर आई डिसाइडेड कि अब एवरेस्ट किया जाए। और अच्छा, जब हम इनसे बात करते हैं ना माउंटेनियर से, तो कहते हैं जी हमने फैसला किया और हमने कर लिया। मतलब इट साउंड्स वेरी सिंपल, इट इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अब ये बताएं कि क्या एवरेस्ट वाज द टफेस्ट फॉर यू, बिकॉज 8000 वो तो सबसे ऊंचा हो जाता है। कौन सी मुश्किल थी? No, obviously you cannot अंडरमाइन द डिफ़िकल्टीज। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी, हमारा परसेप्शन ये है कि एवरेस्ट के लिए बस आपको पैसे चाहिए एंड यू कैन गो एंड क्लाइंब इट विद द शेरपा ऑफ शेरपास। शेरपा आपके साथ होता है, आपको रास्ता बताता है, आपका एक मोटिवेशनल काइंड ऑफ गाय होता है। आपने करना खुद होता है, ऑब्वियसली चलना तो खुद है, आपने चलना खुद है, आपकी बॉडी का वो सारा कुछ निज़ाम है वो आपने खुद करना है। बट बाय एंड लार्ज मेरी एवरेस्ट की जो जर्नी थी दैट वाज द टफेस्ट वन। और आई थिंक इस सीज़न में अगर आप देखे जाए ना तो एवरेस्ट की 2023 की सीज़न वाज द डेडलीस्ट सीज़न। 17 लोग मरे हैं। उन 17 लोगों में से 2 लोग वो थे जिनको मैं पर्सनली जानता था, मेरे ग्रुप के लोग थे। वी हैड अ वेरी बिग ग्रुप, 20 मेंबर्स का ग्रुप, उसमें से 2 लोग मरे हैं। और वो 2 लोग वो हैं जिनके साथ मैंने 1.5 महीना गुजारा। क्या मौसम आपको वहाँ मिला? बिकॉज हमने ये भी सुना कि वापसी पे बड़ी मुश्किलात हो गई थी जब आप वापस आ रहे थे। एवरेस्ट की मौसम वैसे तो बहुत स्टेबल होती है, यू कैन फोरकास्ट 2-3 हफ्ते पहले। इस दफ़ा ये हुआ कि यू आर प्रेडिक्टिंग कि यार लेट्स से 15th May इज़ अ वेरी गुड डे टू क्लाइंब, लेकिन ऐसा था नहीं।
प्रिडिक्शन सारी गलत पड़ गई। एंड विंड इतनी ज़्यादा, विंड इज़ द मेन फैक्टर जो आपको तंग करती है। ठंड तो ठीक है, यू आर वेयरिंग द सूट, आप इतना बड़ा सूट पहनते हैं, आप ग्लव्स पहनते हैं, विंड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज इवन दो यू आर वेयरिंग द इक्विपमेंट्स, यू आर हैविंग एवरीथिंग, अगर विंड ज़्यादा होगी तो वो सारा इक्विपमेंट का जो -20 था ऑलरेडी वो -40 पे आपका टेम्परेचर डिसेंड करना तो जाहिर है मुश्किल होता है, डिसेंडिंग में मुश्किल होती है। डिसेंडिंग इज वेरी हार्ड कंपैरेटिवली ना। जो डेथ्स होती हैं वो डिसेंडिंग में तो होती हैं, ये जो 2 लोग मरे हैं वो भी डिसेंडिंग में होती है। स्लिप हो जाते हैं? स्लिप होते हैं, यू आर एग्जॉस्टेड। आप जब समिट पे जाते हो आपने पूरा फोकस अपना समिट पे रखा हुआ है, आपने पूरी एनर्जी, जो खाना वाना जो आपने कंज्यूम किया हुआ है, जो आपने रिजर्व किया था, वो आपने सिर्फ समिट के लिए रखा है। अब वापसी में ही तो मसला होता है। आपके साथ कोई छोटा एक्सीडेंट हुआ? मेरे साथ भी एक छोटा सा इंसिडेंट ये हुआ कि व्हेन वी आर कमिंग डाउन, एक तो वेदर का मसला, आई टोल्ड यू, वेदर के बाद यू आर एग्जॉस्टेड। मेरी भी एनर्जी नहीं थी, लाइक 20% आउट ऑफ 100% होगी आफ्टर समिट। और फिर मैं एक छोटी जगह पे स्लिप हुआ। इट वाज नॉट अ मेजर इंसिडेंट, लेकिन उस स्लिप ने इसकी वजह से, क्योंकि हमने ऐसी खबरें सुनी थी कि आपको रेस्क्यू किया गया हेलीकॉप्टर में। वो एक, आपको पता है पहाड़ों पे कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होता है। एंड देयर वाज द इंसिडेंट ऑफ मिसकम्युनिकेशन। मैंने कुछ और कहने की कोशिश की थी, वो रिपोर्ट कुछ हुआ, लेकिन देयर वाज नो रेस्क्यू, देयर वाज नो एविक्यूएशन, देयर वाज नो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू, कुछ नहीं था। आई केम डाउन ऑन माय ओन फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम समिट टू द बेस कैंप। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, ये मसला था। क्योंकि मैं स्लिप हुआ और स्लिप ने इसके, क्योंकि आप रस्सों के साथ अटैच ना, जब आप रस्सों के साथ अटैच होते हो ना, वो आपका हाथ उस रस्से में है। एंड जस्ट इमेजिन यू आर फॉलोइंग 100 मीटर्स फ्रॉम एक पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो वो हाथ मुड़ेगा ना। ये अच्छा, ये बताएं असद, क्योंकि इस साल तो हमारे और भी बहुत ज़्यादा माउंटेनियर्स हैं जिन्होंने समिट किया। नाइला कियानी को तो हम जानते भी हैं, साजिद सतपारा, उनकी ट्रेनिंग हम देखते रहे हैं कि वो कितना ट्रेन करते हैं अपने आप को प्रॉपर, ताकि वो इतने कैपेबल हों कि वो जा सके। आपकी भी बड़ी हार्ड किस्म की ट्रेनिंग थी। आई ट्रेन 6 मंथ्स। मैं अप्रैल में गया हूँ फॉर एवरेस्ट। अप्रैल से पहले 6 महीने तक अनफॉर्चुनेटली आई लिव इन कराची, यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे वो मेरे पास जियोग्राफिकल वो एडवांटेज नहीं है जो उनके पास है। हाँ, लेकिन नाइला जैसे लोग जो हैं वो तो दुबई में ट्रेन कर रहे हैं। स्टिल दुबई में यू हैव जिम्स, आपके पास वो ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के इक्विपमेंट्स हैं। यहाँ पे आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन कैसे कंट्रोल करता। अब मेरे पास जिम है, ट्रेडमिल है, तो मैं स्ट्रॉ लेके आई रन एंड देन आई ब्रीथ फ्रॉम द स्ट्रॉ। अब क्योंकि यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है कि मैं अपनी जो इनहेल ऑक्सीजन कर रहा हूँ उसको कम कर सकूँ, ताकि जब मैं वहाँ जाऊँ तो आप अपने लिए खुद ही मुश्किलात पैदा करते हैं। Exactly. क्विकली बता दीजिएगा असद कि आपका आगे का प्लान भी है ना कुछ नॉर्थ साउथ। मैं 7 समिट्स फॉलो कर रहा हूँ। एवरेस्ट मेरी 5वीं क्लाइंब थी। इंशाल्लाह इस साल जो है दिसंबर में आई एम प्लानिंग टू गो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वो रीजन है जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, वहाँ की हाईएस्ट पीक सर करनी है। बस कोशिश ये है कि मुझे कोई स्पॉन्सर मिले। अब तो आई हैव डन एवरेस्ट ना, तो जितनी ख्वारी मैंने 6 साल तक करनी थी वो की। अब आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, पब्लिक के हो या प्राइवेट सेक्टर हो, ताकि मेरी आने वाली जो क्लाइंब है उसको सपोर्ट किया जाए एंड आगे द स्पॉन्सर। इसके बाद जो है K2 भी ट्राई कीजिए इंशाल्लाह। आफ्टर 7 समिट्स आई विल गो फॉर द 14 हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट तो हो चुकी है उसमें से, फिर जो K2 है, नंगा पर्वत है एंड ब्रॉड पीक है, ये सारी। जबरदस्त असद, थैंक यू। आई एम श्योर यू आर सो प्राउड ऑफ यू बाय द वे। इट्स सो फन टू फाइंड आउट कि कितने पाकिस्तानी हैं जो इस चैलेंज को सर कर रहे हैं। दे ओवरकम दिस चैलेंज एंड दे आर डूइंग इट। खास तौर पे असद फ्रॉम लाड़काना वालों का भी आपने नाम रोशन किया है। थैंक यू। जबरदस्त। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। सीखें भाई, इंस्पायर हूँ इन लोगों से। और वैसे मैं तो नहीं जा रही माउंटेनियरिंग, पता नहीं आप जा रहे हैं? नहीं हमारा नहीं है, सॉरी, ब्रेक ले लेते हैं हम। ठीक हूँ मैं, जिंदगी में मुतमईन हूँ। ताजिरों ने रात 8 बजे दुकानें और मार्केटें बंद करने का हुकूमती फैसला मानने से इनकार कर दिया है। यही नहीं बल्कि ताजिर तंजीमें फैसले के खिलाफ हर हद तक जाने की धमकियाँ दे रही हैं। ताजिर कहते हैं कि हुकूमत कुछ भी कर ले, किसी सूरत दुकानें 8 बजे बंद नहीं करेंगे। जवाब ये दिया जा रहा है कि गर्मियों में लोग ज़्यादातर रात 8 बजे के बाद ख़रीदारी करते हैं। हालांकि इससे पहले जब सर्दियों में दुकानें 8 बजे बंद करने का ऐलान हुआ था, उस वक्त भी हुकूमती फैसला हवा में उड़ा दिया गया था। बेसिकली नहीं मानना, बॉटम लाइन ये है। चलिए इसी पे बात कर रहे हैं। अंजुमन ताजरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। जावेद कुरैशी साहब, क्या वजह है, बताएं ज़रा, क्या रीजनिंग क्या दे रहे हैं आपके? आपने 8 बजे आप लोग नहीं चाहते दुकानें बंद हो, अगर हुकूमत ने कुछ जोर चलाने की कोशिश की तो फिर क्या करेंगे? हुकूमत की जानिब से जिस तरीके से 8 बजे मार्केटें बंद करने का ऑर्डर जो आया है, उसे ताजिरों ने पहले भी मुस्तरद किया और अब भी हम इसे मुस्तरद करते हैं। और हुकूमत ने ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो ताजिरों की तरफ से भी सख्त एहतजाज का सामना करना पड़ेगा।
हमने पहले भी हुकूमत के साथ ताउन किया है। कोविड के दौरान भी हमने हुकूमत की जो भी जल्दी दुकानें मार्केटें बंद करने के फ़ैसले को मनोहन कबूल किया, लेकिन मौजूदा हालात उसके बरक्स हैं। आज छोटा ताजिर माशी तौर पे सख्त परेशानी का सामना है और इन हालात में हम अपना गुजर बसर और अपने बच्चों के लिए जो रोज़ी रोटी कमा रहे हैं उसके लिए हमें दुश्वारी का सामना है। और आपको पता है कि आगे से अब ईद का सीज़न भी आ रहा है। इन हालात में ये तजावीज़ हम इसे मुस्तरद करते हैं, लेकिन हुकूमत स्टेक होल्डरों से बैठ कर मुशावरत करे तो इसके ऊपर हमारा ताउन ताजिर बिरादरी का ज़रूर होगा, लेकिन ज़ोर जबर की कोशिश की गई तो हमारी तरफ से मज़ाहमत होगी। अच्छा, कोविड का जिक्र तो ना किया करें क्योंकि कोविड में नोबडी हैड अ चॉइस, तो वो तो बंद करना ही करना था। दूसरा ये है कि अभी भी मतलब सारे ही अगर सुबह जल्दी बंद कर देंगे, सुबह जल्दी स्टार्ट करेंगे तो कंज्यूमर को भी ये बात समझ आ जाएगी ना, वो सुबह ही आएगा। कोविड में भी तो लोगों ने अपने अतवार बदले ही थे ना, आपको पता ही है। ये बार बार जवाब आपकी तरफ से पेश किया जाता है कि दिन में लोगों को शॉपिंग करने की आदत नहीं है। अब ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि दुनिया भर में लोग दिन में ही काम करते हैं। बदल आदत हमारी। सर, अगर आप लोगों की मदद से लोग आदतें भी बदल लेंगे जैसे कोरोना में बदली थी तो नस्लों का भला हो जाएगा हमारी। वक्ती कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। जो जवाब दिया जाता है कि दुनिया भर में यानी यूरोप और अमेरिका में लोग जल्दी बाजार मार्केटें खुलती हैं और शाम सूरज ग़ुरूब होने से पहले बंद हो जाती है, बिल्कुल ये बात हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं बात ये हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि आप यूरोप और अमेरिका की सहूलतें ताजिर बिरादरी को पाकिस्तान में आप दे पा रहे हैं? हमारे जो भी डे लाइट के अंदर जब भी हम काम करते हैं वहाँ भी 6 से 10 घंटे की लोड शेडिंग होती है। उसके बरक्स हमारा जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ये बात सही है, शदीद गर्मी में 45 सेंटीग्रेड पे कस्टमर दिन के अंदर बाहर निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन हम हुकूमत के जानिब से कोई भी अच्छा कदम उठाएगी हुकूमत तो ज़रूर हम उसके साथ ताउन करेंगे, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती की बात की गई तो ताजिर बिरादरी इसे कतई कबूल नहीं करेगी, बेसिकली कबूल नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जावेद कुरैशी साहब। अभी 45 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, जब 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, आप लोगों ने तो तब भी नहीं माना था। तो बेसिकली या तो ये पैटर्न हुआ कि हाँ जी सर्दी में हम लोग बंद कर देंगे जल्दी और गर्मी में, वैसे एक ज़माने में आपको याद है हम क्लॉक भी चेंज होती थी, हमारी टाइम भी बदला जाता था, डे लाइट सेविंग वाली हमारी वो पॉलिसी अपनाई गई थी। दिस इज द नीड ऑफ द मोमेंट मिस्टर ताजिर बरादरान, मतलब आप लोग कर लें, इट इज़ द नीड ऑफ द मोमेंट। हो सकता है इसी तरह ही चल जाए, हो सकता है कॉम सुधर जाए, इस वजह से आपकी कंट्रीब्यूशन हो। अब और भी तो बड़ी चीज़ें हैं जिसमें बहुत से माशाल्लाह छोटे ताजिर हैं जो टैक्स एवेड भी करते हैं। अ लॉट इज़ हैपनिंग, इस चीज़ को मान लेना चाहिए। हालात देखें ज़रा, इकोनॉमी देखें, ये कहना और आपका हर सवाल में जवाब यही था कि कंज्यूमर जो है वो नहीं आएगा, वो आ जाए। दुकानें जब 8 बजे के बाद बंद होंगी तो क्या करेंगे? कंज्यूमर सुबह उठना ही पड़ेगा ना, आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि हुकूमतों से बहुत शिकवे करते हैं, लेकिन कितने ताजिर हैं जिनकी दुकानों पे जाओ, आप तारिक रोड कराची में देख लें, शाह आलम मार्केट लाहौर में देख लें, फैसलाबाद की बाजार देख लें, किसके बैंक अकाउंट हैं, कौन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करता है, कौन कार्ड ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करता है, सब कैश में कारोबार कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि उनकी आमदनी या उनके जो कारोबार के नंबर्स हैं वो हुकूमती रिकॉर्ड में आए, कोई टैक्स देना नहीं चाहता। और थोड़ा सा भरोसा करें, चले पहले दिन कोई नहीं आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा, कंज्यूमर्स की बात हो रही है, उसके बाद आ जाएंगे लोग, सीख ही लेंगे। सुबह लिटरली जब हम काम के लिए निकलते हैं ना तो कोई दुकानें नहीं खुली होती, नथिंग इज ओपन, इट फील्स लाइक अ डेड सिटी। सारे जी आराम से लेट लतीफ़ 11-12 बजे खुल रहे हैं। ये आदत, हमें बहुत सी आदतें वैसे तो चेंज करने की ज़रूरत है इन आवर कंट्री। स्टार्ट विद दिस, व्हाई नॉट? आपकी कंट्रीब्यूशन होगी बीच में। तो ये जो ये स्टबर्ननेस है ना कि नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। सुबह 9 बजे दुकानें खुलेंगी तो लोग सुबह के वक्त दुकानों पे मौजूद होंगे, ये बात तय है, ये बात आप लिख के ले लें। सुबह 9 बजे अगर दुकानें खुलेंगी, आपको पता है कि सुबह 6 बजे सूरज निकल चुका होता है। ये और कोई मसला नहीं है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग ऑनेस्ट, ये सिर्फ आलसी का मसला है। ये सिर्फ क्योंकि देर से सोना है आप लोगों ने, देर तक सोना है आप लोगों ने, सिर्फ ये मसला है। और लेट नाइट चाय के होटलों में बैठना है, वो भी एक बीच में, सिर्फ देर सुबह उठना नहीं है, बस कर लें भाई। एनीवे, वी विल सी यू टुमारो।